सभी को नमस्कार। मैं मंगल मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ यूनिवर्सिटी। आप सभी विद्यार्थियों को ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करें अमालगमेशन ऑफ कंपनीज में इन द नेचर ऑफ परचेज के केस में परचेजिंग कंपनी और वेंडर कंपनी की बुक्स में एंट्री किस प्रकार की जाती है। एंट्रीज करने से पहले अपन ये देखेंगे कि जो वेंडर कंपनी और परचेजिंग कंपनी की बुक्स में असेट्स एंड लायबिलिटीज को बुक वैल्यू पर लिया जाएगा या मार्केट वैल्यू पर लिया जाएगा। अब अपने पास दो टाइप्स हो गए अमालगमेशन के, इन द नेचर ऑफ परचेज और इन द नेचर ऑफ मर्जर। अब ये देखेंगे कि इन द नेचर ऑफ परचेज के केस में कौन सी वैल्यू पर एंट्री की जाएगी। अब तो इन द नेचर ऑफ परचेज के केस में वेंडरिंग कंपनी की बुक्स में वे एंट्री हमेशा बुक वैल्यू पर की जाएगी और परचेजिंग कंपनी की बुक्स में एंट्री हमेशा मार्केट वैल्यू पर की जाएगी। और इन द नेचर ऑफ मर्जर में तो बात सीधी सी बात है कि नेचर ऑफ मर्जर ही तभी कहलाएगा जब परचेजिंग कंपनी द्वारा वेंडर कंपनी की बुक्स को हमेशा वेंडर कंपनी की असेट्स एंड लायबिलिटीज को हमेशा बुक वैल्यू पर लिया जाए। तो इसमें तो चाहे वेंडर कंपनी की बुक्स की बात करें चाहे परचेजिंग कंपनी की बुक्स की बात करें, हमेशा एंट्री बुक वैल्यू पर करेंगे। तो इस प्रकार अपने पास चार कंडीशन हो गई। तो चार कंडीशन इन द नेचर ऑफ परचेज में परचेजिंग कंपनी की बुक्स में एंट्री मार्केट वैल्यू पर करेंगे। बाकी इसके अलावा जो भी तीन कंडीशन बची है उनमें एंट्री हमेशा बुक वैल्यू पर करेंगे। अब बात करते हैं एंट्रीज इन द नेचर ऑफ परचेज इन द बुक्स ऑफ वेंडर कंपनी। अब नेचर ऑफ परचेज के केस में किस प्रकार एंट्री करेंगे, पहले बात करते हैं बुक्स ऑफ वेंडर कंपनी की। तो वेंडर कंपनी क्या करेगी, अपना एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाएगी और अपनी असेट्स एंड लायबिलिटीज को उस रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। तो परचेजिंग कंपनी के द्वारा जो भी असेट्स ली गई है उन असेट्स को वेंडर कंपनी क्या करेगी, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी। तो सीधी सी बात, जब कोई असेट्स बेची जाती है तो अपन सीधी सी एंट्री करते हैं कि कैश अकाउंट डेबिट टू असेट्स। इस प्रकार यदि अपन रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर रहे हैं तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। और वैसे अब लाइबिलिटीज को भी, जो भी लाइबिलिटीज परचेसिंग कंपनी के द्वारा ली जाएगी उस लाइबिलिटीज को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करने की एंट्री हो जाएगी लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। इसके बाद में परचेज कंसिडरेशन, पहले एंट्री करेगी परचेज कंसिडरेशन ड्यू की एंट्री। ड्यू की एंट्री करेगी परचेजिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, परचेजिंग कंपनी कह दो या ट्रांसफरी कंपनी कह दो। तो यहाँ दे रखा है ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। इसके बाद में जैसे परचेज कंसिडरेशन रिसीव होगा वेंडर कंपनी को, एंट्री हो जाएगी जैसे मान लो इक्विटी शेयर रिसीव हो रहा है तो इक्विटी शेयर इन परचेजिंग कंपनी अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर रिसीव हो तो प्रेफरेंस शेयर इन परचेजिंग कंपनी अकाउंट, कैश रिसीव हो तो कैश अकाउंट डेबिट टू किससे रिसीव हो रहा है, ट्रांसफर कंपनी, तो टू हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा टू ट्रांसफर कंपनी। एंट्री हो जाएगी शेयर कैपिटल या कैश अकाउंट डेबिट टू ट्रांसफर कंपनी। अब बात करें जो भी असेट्स परचेजिंग कंपनी के द्वारा नहीं ली जाएगी, भाई जो असेट्स परचेजिंग कंपनी के द्वारा ले ली जाएगी वो तो क्या वेंडर कंपनी रियलाइजेशन अकाउंट ट्रांसफर कर देगी। और जो असेट उसके परचेजिंग कंपनी के द्वारा नहीं ली जाएगी इसके लिए वेंडर कंपनी क्या करेगी, उसको मार्केट में सेल करेगी। तो मार्केट में सेल करने की एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट्स। यदि असेट्स को बेचने से यदि प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट को क्रेडिट कर देंगे, और प्रॉफिट क्रेडिट न करके प्रॉफिट रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट अकाउंट खोलने से अब कोई मतलब नहीं, क्योंकि कंपनी ऐसे भी डिसोल्यूशन हो रहा है कंपनी का। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट। जैसे मान लो 10,000 रुपये की असेट्स है और वो 12,000 रुपये मार्केट बेच रहे, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट 12,000 से टू असेट्स अकाउंट, बुक वैल्यू जो उसकी 10,000 है वो 10,000 से हो जाएगी, और टू रियलाइजेशन अकाउंट 2,000 से हो जाएगा। अब बात करते हैं सेल विद अज्यूम लॉस। यदि असेट्स को बेचते हैं और बेचने से लॉस होता है तो लॉस को अपन रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट कर देंगे। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। अब बात करते हैं कि जो सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी नॉट टेकन ओवर बाई परचेजिंग कंपनी के द्वारा, जो भी लाइबिलिटीज जो परचेजिंग कंपनी के द्वारा ली गई है वो तो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, और जो भी लायबिलिटीज परचेजिंग कंपनी के द्वारा नहीं ली जाएगी उनका वेंडर कंपनी के द्वारा सेटलमेंट किया जाएगा। अब सेटलमेंट करेंगी और एक डिस्काउंट के साथ सेटलमेंट करेगी। जैसे मान लो कंपनी को 1,00,000 रुपए देना है लायबिलिटी के रूप में और सेटलमेंट 90,000 रुपये में हो रहा है, यानी 10,000 रुपये उसको कंपनी को फायदा हो जाता है वेंडर,
तो वेंडर कंपनी क्या करेगी, उसको प्रॉफिट P&L को क्रेडिट ना करके रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट कर देगी। जैसे लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट। यदि लाइबिलिटीज 1 लाख रुपए की थी तो लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू 1 लाख। तो अगर पैसा 10,000 रुपये का सेटलमेंट करके 90,000 रुपये में दिया गया तो हो जाएगा टू बैंक 90,000 और टू रियलाइजेशन अकाउंट 10,000। अब सेटलमेंट विल अज्यूम एट लॉस, यदि लॉस के साथ सेटलमेंट किया जाता है तो रियलाइजेशन अकाउंट को अपन डेबिट कर देंगे। एंट्री हो जाएगी लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, यानी रियलाइजेशन वेंडर कंपनी के द्वारा जो रियलाइजेशन किया जाता है उसमें जो भी खर्चा किया जाता है और वो खर्चा वेंडर कंपनी के द्वारा वेंडर कंपनी के द्वारा पेमेंट किया जाता है तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। जनरली अपन क्या करते हैं, एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं, लेकिन यहाँ पर अपन रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसके बाद में यदि ये खर्चे परचेजिंग कंपनी के द्वारा किए जाते हैं तो वेंडर कंपनी के बुक्स में कोई एंट्री नहीं की जाएगी। और यदि वेंडर कंपनी खुद खर्चा करती है उसको और उस खर्चे को उस पैसे को बाद में परचेजिंग कंपनी से रिइंबर्समेंट करती है तो क्या एंट्री होगी, जैसे वो कंपनी द्वारा खर्चा किया जाएगा तो इसमें रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट ना करके परचेजिंग कंपनी जो ट्रांसफर कंपनी है उसको डेबिट किया जाएगा। तो ट्रांसफर कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और जैसे वो पैसा रिइंबर्स करेगी परचेजिंग कंपनी से एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू ट्रांसफर कंपनी। अमाउंट ड्यू टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, अब क्या इक्विटी शेयर होल्डर्स को इक्विटी शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर होल्डर्स में ट्रांसफर करेगी तो एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। रिजर्व एंड सरप्लस है तो रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। तो जैसे इक्विटी शेयर वैसे प्रेफरेंस शेयर की भी कर सकते हैं अपन, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। अब ये देखते हैं ट्रांसफर ऑफ बैलेंस इन रियलाइजेशन अकाउंट। इसके बाद में क्या अपन रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के बाद में ये कहते हैं कौन सा बैलेंस कम पड़ा है। यदि उसका डेबिट बैलेंस है तो कंपनी को लॉस हो रहा है और इसका क्रेडिट बैलेंस है तो कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है। तो यदि कंपनी का डेबिट बैलेंस रह जाता है इफ ट्रांसफर बैलेंसेज इन रियलाइजेशन अकाउंट ट्रांसफर करेंगे, यदि प्रॉफिट होता है तो एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। इक्विटी शेयर होल्डर्स को अपन ट्रांसफर कर देंगे। यदि कंपनी को लॉस हो रहा है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और इस प्रकार अपन रियलाइजेशन अकाउंट को बंद कर देंगे। सेटलमेंट टू शेयर होल्डर्स बाय ट्रांसफर ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड, अब इक्विटी शेयर होल्डर को जो सेटलमेंट के लिए जो परचेज कंसिडरेशन प्राप्त होगा वेंडर कंपनी तो वो शेयर होल्डर्स क्या करेगी, वो ट्रांसफर कंपनी से जो भी शेयर प्राप्त हो गए वो दे देगी। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर्स ऑफ ट्रांसफर कंपनी अकाउंट एंड अगर कैश में दे रहे तो बैंक हो जाएगा। ऐसे ही प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को यदि पेमेंट करें तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर इन परचेजिंग कंपनी अकाउंट। अब बात करते हैं इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी। परचेजिंग कंपनी के बुक्स में क्या एंट्री की जाएगी। अब परचेजिंग कंपनी क्या है कि बिजनेस परचेज करेगी तो पहले वो सबसे पहले बिजनेस परचेज करने की एंट्री करेगी। तो एंट्री हो जाएगी बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ वेंडर कंपनी अकाउंट या ट्रांसफर कंपनी अकाउंट। इसके बाद इनकॉर्पोरेशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी टेकन ओवर, तो उसके द्वारा जो भी असेट्स और लायबिलिटी ली जाएगी तो जो असेट्स ली जाएगी उसको डेबिट कर दिया जाएगा और जो लायबिलिटी ली जाएगी उसको क्रेडिट कर दिया जाएगा, और बिजनेस परचेज अकाउंट को भी साथ में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो एंट्री होगी असेट्स अकाउंट डेबिट, जो भी असेट उसके द्वारा ली गई है तो असेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट टू बिजनेस परचेज। और अब इस केस में क्या होगा, यदि लायबिलिटीज और बिजनेस परचेज इनका अमाउंट असेट से ज्यादा है, मोर देन असेट्स वैल्यू है, तो क्या करेंगे, जो बैलेंस शीट फिगर के निकल के आया तो हो सकता है ये कंपनी के लिए गुडविल है, कंपनी गुडविल का पैसा दे रही, तो बैलेंस शीट फिगर को अपन क्या कर देंगे, गुडविल अकाउंट में डेबिट कर देंगे। तो एंट्री हो जाएगी असेट्स अकाउंट डेबिट गुडविल अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट टू बिजनेस परचेज अकाउंट। इसी तरह सेल कंसिडरेशन लेस देन नेट एसेट्स ऑफ सेलिंग कंपनी, यदि नेट एसेट्स ज्यादा है और बिजनेस परचेज जो परचेज कंसिडरेशन और लायबिलिटीज कम है
तो क्या एंट्री करेंगे, नॉर्मली एंट्री होती है असेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज टू बिजनेस परचेज। यदि असेट्स ज़्यादा किए तो अपन क्या करेंगे, जो बैलेंस शीट फिगर के निकल के आएगा क्रेडिट में, उसको अपन कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। एंट्री हो जाएगी असेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट टू बिजनेस परचेज अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब डिस्चार्ज ऑफ परचेज कंसिडरेशन, परचेज कंसिडर डिस्चार्ज का एंट्री, लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफर कंपनी अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम टू बैंक। यदि ट्रांसफर कंपनी के लिक्विडेटर को यदि पेमेंट करेंगे तो हो सकता है कि जो शेयर इशू करेंगे वो प्रीमियम पर भी कर सकते हैं। यदि प्रीमियम पर इशू करेंगे तो सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट कर देंगे। एंट्री हो जाएगी लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफर कंपनी अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, और यदि नकद में दे रहे तो टू बैंक अकाउंट। अब कैंसिलेशन ऑफ इंटर कंपनी ऑनर, क्या होता है कि परचेजिंग कंपनी जब वेंडर कंपनी के बुक्स में हो सकता है एक कंपनी के डेटर और उस दूसरी कंपनी के क्रेडिटर, क्योंकि वो आपस में इंटर ट्रांजेक्शन होता है दोनों कंपनी के मध्य। ये अपन बाद में देखेंगे अच्छी तरह। एक बार एंट्री देखते कि इसमें क्या, इसको म्यूचुअल डेब्ट को खत्म करने के लिए क्रेडिटर अकाउंट को डेबिट और डेटर अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाता है। ये अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन जो भी करेंगे ना उस समय देखेंगे। Elimination of unrealized profit on goods sold by one company to the other and remaining unsold on the date of amalgamation goodwill capital reserve account to stock, ये भी अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अपने एक बार समझ लेते हैं, गुडविल या कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू स्टॉक रिजर्व या स्टॉक अकाउंट। रियलाइजेशन एक्सपेंस इनकर्ड बाय परचेजिंग कंपनी, यदि परचेजिंग कंपनी के द्वारा जो भी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस किए जाएंगे उससे गुडविल या कैपिटल रिजर्व अकाउंट को डेबिट करेंगे और बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे।